मैं पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे अपनी बात रखने का थोड़ा टाइम दिया जाए। मैं महोदय आपके माध्यम आपको से 2 ही मिनट मिलेंगे, आप वाइंड अप करिए बस। पहले आपने मुझे मौका दिया। मैंने कह दिया था पॉलिटिकल पार्टीज का समय खत्म हो चुका है, लेकिन मैं आपको समय दे रही हूँ। अपनी बात रखने के लिए विशेष रूप से मौका दिया, प्रत्येक रूप से आग्रह किया। सौराष्ट्र स्टेट बैंक अधिनियम 1950 निरसन करने के और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1959 की ओर संशोधन करने वाले विधेयक पर मैं सौराष्ट्र कच्छ की जनता की ओर से अपनी बात सदन के पटल पर रख रहा हूं। माननीय सभापति महोदय जी, जैसा कि आपको सूचित होगा कि पिछले 5 दशकों के अधिक समय से स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र भारतीय स्टेट बैंक समूह की सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र की एक लीड बैंक थी और कार्यरत है। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र के लोगों के लिए मेरा अपना बैंक के रूप में कार्यरत है। सौराष्ट्र कच्छ के 8 जिलों में सर्वाधिक शाखाएं किसानों की ऋण अदायगी, सरकारी राजस्व का विनिमय, पेंशन भोगियों और स्वरोजगार के हेतु के लिए दिए जा रहे वित्तीय सहायता के लिए उसकी भूमिका सर्वाधिक प्रमुख और लोकप्रिय रही। हाल के वर्षों में उसका भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके अस्तित्व पर काफी हद तक विपरीत प्रभाव पड़ा है। वर्षों से और अब तक ग्रामीण अंचलों के लोगों के मन में मेरा अपना ग्रामीण बैंक की सभी और पहचान थी, जो अब नेस्त नाबूद कर दी गई है। इस बैंक की अपनी सर्वाधिक शाखाएं और जमा पूंजी शायद देश की अन्य वित्तीय संस्थाओं से अधिक है, जो एक गौरव की बात है। मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय का ध्यान दैनिक जागरण के 21 नवंबर 2009 के दिल्ली संस्करण के प्रकाशित एसबीआई बैंकों के विलय पर ब्रेक के शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कर रहा हूं, जिसके अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक ने अन्य 5 बैंकों के स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर के विलय को सरकार ने ब्रेक लगा दी। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने इन 5 बैंकों के विलय की प्रक्रिया किन किन कारणों से स्थगित करनी पड़ी, जो कि इस सवाल पर सोचना बेहद जरूरी है। जबकि स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र इन 5 बैंकों के मुकाबले में हमेशा सर्वोपरि रहा है। पूंजी के बैंक शाखा के भवनों और ग्राहकों में संख्या भी सर्वाधिक के बैंकिंग लाभों से इन स्टेट बैंकों के अलावा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों की तुलना में सर्वोपरि रहा है, तो फिर ये अन्याय सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के साथ ही क्यों? अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने नई दिल्ली संस्करण के 20 जून 2009 के इस समाचार की ओर आकर्षित कर रहा हूं कि जिसमें कि प्रकाशित हुए कि स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के भारतीय स्टेट बैंक में विलय की प्रक्रिया को सरकारी तौर पर मंजूरी दे दी गई है। ये समाचार भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन ओपी भट्ट के हवाले से ये समाचार प्रकाशित हुआ। क्या ये भी सच है कि क्या इन बैंकों का विलय करना सरकार की मजबूरी है या किसी दबाव के अंतर्गत की जिसका सीधा फायदा निजी बैंकों को हो रहा है? क्या सरकार ने बैंक के मुनाफे या घाटे के अलावा बैंक के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए कि इनके विपरीत गंभीर परिणामों का भी कोई अवलोकन किया है? सभापति जी, एसबीएस के विलय के साथ उनके ग्राहकों के साथ भारतीय स्टेट बैंक द्वारा भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक अमीरों का बैंक है, जबकि स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र गरीबों का बैंक होने का प्रतीक था। सौराष्ट्र कच्छ के क्षेत्र के कृषि रोजगार और सरकारी योजनाओं के आम जनता तक पहुंचाने और उसके विकास की भूमिका के प्रत्येक तालुका तहसील स्तर पर किसाने, बेरोजगार, पेंशन भोगी और विधवाओं के सरकारी वित्तीय वंचित स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र महत्व का कायम रखने के लिए उसे इसी नाम से और अलग रूप से भेद जाएगा। तो मैं थोड़ा सा संरक्षण चाहता हूँ। एक मिनट। आप मंत्री जी को दे दीजिए। वर्तमान भारतीय स्टेट बैंक द्वारा स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के आप मंत्री जी को दे दीजिए, आपका लिखा हुआ। एक मिनट। और उस पूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, उनकी सेवाएं, प्रमोशन और अन्य वित्तीय लाभांश के सूर्य भारतीय स्टेट बैंक का दृष्टिकोण नकारात्मक और उनकी सेवाओं का भविष्य अनिश्चित हो गया है। तो भारतीय स्टेट बैंक के मूल स्वरूप के ढांचे में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को विलय नहीं रखा जाए, उसकी पहचान गरीब और ग्रामीण जनता की था। तो उसके जगदीश शर्मा जी, 2 मिनट, आपके पार्टी का समय समाप्त हो चुका है। 2 मिनट में आप 2-3 क्वेश्चन पूछ लें, तो केवल प्लीज पूछ लें।